हेलो फ्रेंड्स, ये 160 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन है जिसमें टोटल 1500 शब्द होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सदन के सामने जो बिल पेश किया गया है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार को कम करने का प्रश्न है, अभी तक कानूनों के द्वारा उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। इसलिए देश में आम तौर से यह मांग की जा रही है कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिनसे सब प्रकार के भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सके। मैं समझता हूं कि इसी भावना से प्रेरित होकर प्रस्तावक महोदय ने यह बिल सदन के सामने रखा है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बना देने अथवा कानूनों में संशोधन कर देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता है। हम जनता में प्रचार करके तथा अपने व्यवहार द्वारा इस काम को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज का जो ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाए। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि यह तो एक बहुत बड़ी बात है जिसको करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो आसानी से किया जा सकता है कि जो लोग शासन को चला रहे हैं वे ऐसे आदर्श कायम करें और ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे लोगों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उनको हानि उठानी पड़ेगी। हमारे समाज तथा हमारे प्रशासन में इस तरह की स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। मैं कोई खास मामला तो आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन आमतौर से भ्रष्टाचार के बारे में जनता में जो भावना है उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार न केवल सरकारी कर्मचारियों में है बल्कि उनमें भी है जो निर्वाचित होकर आते हैं और जिनका कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में केवल वही कार्य नहीं आते जो कि आर्थिक लाभ के लिए किए जाते हैं। मेरे विचार में इसमें वे कार्य भी शामिल हैं जो दूसरी तरह के लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। जो कार्य पक्षपातपूर्ण होते हैं या इस उद्देश्य से किए जाते हैं कि अपने रिश्तेदारों या मित्रों को लाभ पहुंचाया जाए, वे भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आते हैं। इन कार्यों से जनता में तथा सरकारी कर्मचारियों में यह भावना फैलती है कि वे भी इस तरह के कार्य कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अगर शासक वर्ग कोई अनुचित कार्य नहीं करेगा तो निचले वर्ग के लोगों में भी कोई अनुचित कार्य करने की हिम्मत नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। जैसा कि मैंने अभी कहा है, आज सबसे जरूरी बात यह है कि हम समाज के ढांचे को बदलने और अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की कोशिश करें, तभी भ्रष्टाचार इस देश से मिटेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में करीब 2-3 रोज से खाद्य के विषय के ऊपर चर्चा चल रही है। मैं बहुत ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुन रही थी। हमारे खाद्य मंत्री जी ने किस प्रकार से कृषि उत्पादन की समस्या को हल किया जाए इसके संबंध में चर्चा के लिए यहाँ प्रस्ताव रखा और सुझाव मांगे कि हम किस ढंग से इस स्थिति से मुक्त हो सकते हैं। यह एक सराहनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ इस देश में वर्षा कम हुई है और अन्न संकट देश पर आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा संकट हमारे सामने सीमाओं पर हमले का बन रहा है। मैं कृषि मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूँगी कि हमारे जवान जिस उत्साह से और हिम्मत से आगे बढ़े हैं, अपने जी जान को झोंककर जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रगति पाई है और आगे बढ़े हैं, ठीक उसी तरह से कृषि विभाग को भी मौजूदा स्थिति का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कृषि मंत्री जी और फूड मिनिस्टर को चाहिए कि अपने कृषि के क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी प्रांतों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन सबको एकत्रित करके वह उनसे यह प्रतिज्ञा करवाए कि जिस तरह से जवान आगे बढ़े हैं
उसी तरह आज की मौजूदा स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि क्षेत्र में प्रत्येक भाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जी जान से जुटेंगे और उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश करने में पीछे नहीं रहेंगे। यदि वह यह प्रतिज्ञा करे तो हो सकता है कि कृषि क्षेत्र में जो स्थिति पैदा हुई उसका हम मुकाबला कर सकें। उपाध्यक्ष जी, सबसे पहला काम उत्पादन के बढ़ाने का जो है उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कृषि, बिजली और सिंचाई, यह जो 3 विभाग हैं, इनको एक ही मंत्री के पास होना चाहिए या दूसरे मंत्री के पास भी हो तो उन मंत्रियों की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वह एक दूसरे को सहयोग देकर जल्दी से जल्दी उस योजना को मंजूर करके उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। अगर एक दूसरे विभाग से सहयोग नहीं होता है तो इस क्षेत्र की तरक्की करना हमारे लिए मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि पावर, इरिगेशन और कृषि का जो काम है यह एक ही मिनिस्टर के पास होना चाहिए ताकि कागजों के आगे जाने में समय कम लगे और देश का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। मैं आपका ध्यान अनाज के आयात की तरफ दिलाना चाहती हूँ। अनाज के विदेशों से आयात ने 35 साल के अंदर हमारे काश्तकारों को निरुत्साहित किया है। यह बड़े शर्म की बात है कि बाहर के देशों से अनाज मंगाकर देश के भागों में हम दे रहे हैं, लेकिन हम अपने कृषकों की मदद करने के लिए खर्च करना आवश्यक नहीं समझते। हमारे प्रांतों में जो सिंचाई की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उन्हें पूरा करें, क्योंकि विदेशों से आयात के कारण हमारे देश में अनाज की उपज नहीं बढ़ सकती। सभापति महोदय, मैं कल से बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। आज सौभाग्य से मुझे वह अवसर प्राप्त हो सका है। वैसे मैं कल बोलना चाहता था श्रीमान। कल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक खास पार्टी से संबंध रखता हूँ और चूंकि कल मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिला तो मैंने सोचा चलो आज ही, जब देश में भयंकर सूखा पड़ रहा है, तब मैं कुछ उस विषय पर सदन के समक्ष निवेदन कर दूं। संसार में बहुत से कष्ट हैं और उन कष्टों का निराकरण करने के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। उन कष्टों में से भूख को सबसे बड़ा कष्ट माना गया है और आज हमारा देश सूखा के कारण भूख से मर रहा है। यह रिपोर्ट हमारे सामने है और माननीय मंत्री महोदय के सामने भी होनी चाहिए। वह आज शासन की कुर्सी पर विराजमान हैं और उन्हें अपना बचाव करना है और इसलिए मरने वालों के लिए कहकर कि ऐसे चंद लोग ही हैं वह अपना बचाव कर सकते हैं और वह करें, परंतु देश की इस महान समस्या की तरफ से आंख मूंद लेना यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। जिस समय हमारे हाथ में राज्य नहीं आया था, देश की जनता यह समझती थी और उसको कहा जाता था कि राम राज्य आ जाएगा। अब राम राज्य का स्वरूप हमारे सामने यह है कि लोगों को पेट भर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। अनेकों आंकड़े यहाँ पर हमारे सामने रखे गए हैं कि इतने लोग भूख के कारण मर गए। इस प्रकार की घटनाओं का ऐसे कृषि प्रधान देश में, जो देश प्रधानता की इस बात की रखता हो कि वह अन्न उत्पादन करता है, वास्तव में बड़े शर्म की बात है। यह देश अन्न और वस्त्र के संबंध में आत्मनिर्भर था, अपने आप की रक्षा करने की ही उसमें सामर्थ्य नहीं थी, वरन दूसरों को खिलाने और दूसरों को बचाने की भी गारंटी यह देश देता था। वह देश स्वतंत्र होने के पश्चात न तो दूसरों को बचाने की सामर्थ्य रखता है और न स्वयं को ही अन्न संकट से बचा पा रहा है। इतनी भीषण और भयंकर परिस्थिति इस राष्ट्र में उत्पन्न हो गई है। कल मैं सदन में वैदेशिक नीति पर हुए विवाद को सुन रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतवर्ष ने मान प्राप्त किया है और वह इस बात पर किया है कि रूस और अमेरिका 2 बड़ी ताकतें हैं और नंगे, भूखे, पीड़ित, शोषित और शासित जितने राष्ट्र और आदमी हैं उनके नेता और तीसरी ताकत हम हैं और इसलिए हमारा मान भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए और दुनिया में लड़ाई झगड़े रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं और वे उसके कारण बड़ा मान पा रहे हैं। लेकिन घर की हालत क्या है? हम एशिया का
संगठन करेंगे, हम संसार का संगठन करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि घर की चिंता किसको है, इस देश की चिंता कौन करेगा। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए डिक्टेशन थी। आप इसे लिखें, एक बार नहीं लिखा जाए 2 बार 3 बार जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।